हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसके पहले के वीडियो में हमने रेजिस्टेंस तक कवर कर लिया था, मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था। और अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे पावर टर्म आ रहा है, तो ये पावर क्या होता है ये हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके थे। क्लास 9th के वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था, उसमें पावर के बारे में पढ़े थे कि पावर क्या होता है। तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को करने की जो रेट होता है वही आपका पावर होता है। रेट मतलब यहाँ पे टाइम के साथ कितना वर्क हो रहा है, यही क्या डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है। अब इलेक्ट्रिक पावर आ गया, इसका मीनिंग है वर्क के प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क का करने में कितना टाइम लग रहा है वो उसको पावर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन में का जो रेट होता है वही इलेक्ट्रिक पावर होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वीडियो को पूरा देखिएगा, हम वीडियो में पावर 1 वॉट, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में पावर की डिफिनीशन बताएंगे और फिर लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करिए जिससे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट लें। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम टेकन। पावर है, पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को कैपिटल W से डिनोट करते हैं एंड टाइम टेकन मीन्स टाइम है तो इसको T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो वर्क होता है और एनर्जी जो होता है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क के प्लेस पे यानी W के प्लेस पे हम एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका पावर क्या हो सकता है, P इक्वल टू W के प्लेस पे एनर्जी यानी E लिख देंगे, E बाई टी। ठीक, अगर हम टाइम को T इक्वल टू 1 एज्यूम कर ले, 1 सेकेंड, ठीक है, तो पावर हमारा यहाँ पर से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू E। ठीक है, तो पावर की एक और डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज अमाउंट ऑफ, देखो, इलेक्ट्रिक पावर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रहा है वही क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं, पावर की यूनिट देखते हैं। पावर की यूनिट तो वॉट होती है, बट एक बार और देखते हैं कैसे होता है। क्लास 9th में ही हमने ये सब पढ़ लिया था, बट यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। P इक्वल टू होता है W बाई टी। W डिनोट कर रहा है वर्क को, वर्क की यूनिट होती है, वर्क की SI यूनिट होती है जूल। ठीक है, और टाइम की SI यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एनर्जी, जैसे यहाँ पे एनर्जी रिप्लेस कर दिया था वर्क के प्लेस पे, तो एनर्जी की भी SI यूनिट जूल ही होती है। सो आप वर्क यूज करो या फिर एनर्जी यूज करो, आपकी SI यूनिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, SI यूनिट सेम ही होगा। ठीक है, तो पावर की यहाँ पर से यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकेंड और इसी को बोलते हैं वॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से आपकी SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया, वॉट। और वॉट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। देखो यहाँ पे लिखा है ना, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट डिनोटेड बाय द लेटर W। W कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर का जो नोट्स होगा वो PDF के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डिफाइन 1 वॉट। अक्सर एग्जाम में आ जाता है डिफाइन 1 वॉट, तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे इसे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो 1 वॉट है, पहले फिर से यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं। फॉर्मूला मीन्स पावर इक्वल टू होता है W बाई टी। अब हमें 1 चाहिए,
अच्छा, एक बार यूनिट भी लिख लेते हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 वॉट, यानी सबके प्लेस पे आपको क्या लगा देना है 1। अगर हमें 1 वॉट चाहिए मीन्स 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड तक के लिए करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 वॉट मिलेगा। तो यहाँ पर 1 वॉट का डिफिनेशन देखते हैं। द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल/सेकेंड। 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में अगर हम परफॉर्म करते हैं तो जो पावर होगा वो 1 वॉट होगा। या फिर अगर एनर्जी के टर्म में हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक सर्किट 1 जूल एनर्जी को अगर 1 सेकेंड में कंज्यूम करती है तो पावर क्या हो जाएगा 1 वॉट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, पावर फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिखा है पावर्स फॉर्मूला। ठीक, तो पावर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए P इक्वल टू होता है W/T। ये जस्ट हमने देखा है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता है, V इक्वल टू होता है W/Q। मीन्स W के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं V इंटू क्यू। V क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर से देखते हैं इस W के प्लेस पे V इंटू क्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं हम क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज के रेट ऑफ चेंज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मीन्स I इक्वल टू क्या होता है Q/T। ये इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मीन्स Q को अगर हम रिप्लेस करना चाहें करंट और टाइम के टर्म में तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा IT। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, Q के प्लेस पे भी IT को रिप्लेस करते हैं, V इंटू आई इंटू T/T। टाइम तो पहले से ना था, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, P इक्वल टू VI। ठीक, यहाँ पे P क्या डिनोट कर रहा है, पावर को डिनोट कर रहा है, V डिनोट कर रहा है वोल्टेज को, और I डिनोट कर रहा है करंट को। ठीक है, तो यहाँ पर से पावर की अगर यूनिट निकालनी हो तो हमारा क्या होता है वोल्ट एम्पियर भी होता है, VA। कहीं कहीं पे वोल्ट एम्पियर भी लिखा होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है पावर का एक फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, P इक्वल टू VI। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो पावर को डिनोट करता है। अब एक और देखते हैं, पावर P यानी पावर को किसके टर्म में हमें फाइंड करना है, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में फाइंड करना है। ठीक, अब हमें देख रहे हैं कि पावर को फाइंड करना है करंट एंड रेजिस्टेंस को। देखो यहाँ पे करंट को आई को कैपिटल आई से यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल आई से लिख दिया है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे स्मॉल आई लिखा होता है, कहीं पे कैपिटल आई होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल आई लिए हैं या स्मॉल आई लिए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें पावर किसके टर्म में फाइंड करना है, I एंड R के टर्म में। और यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला अभी जस्ट हमने फाइंड किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में फाइंड किया है। मीन्स हमें यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है V तो नहीं चाहिए ना, हमें किसके टर्म में चाहिए I और R के टर्म में चाहिए। मीनिंग क्या, इस V को आपको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो V को रिप्लेस करना होगा तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके आप इस वाले V को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ देखते हैं क्या होता है। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, V I और R के बीच में रिलेशन बताता है, और ये रिलेशन कैसा होता है, V इक्वल टू होता है I R। ठीक, हमें V नहीं चाहिए मीन्स वोल्टेज नहीं चाहिए,
तो V के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं V इक्वल टू हो गया V इंटू I के प्लेस पे हमें लिखना है, V को रिप्लेस करना है ना, तो V के प्लेस पे आई आर लिख देते हैं इंटू आई अपने प्लेस पे ही है, ठीक है। तो V इक्वल टू हो जा रहा है आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये भी आपका पावर का ही फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। अब हमें पावर फाइंड करना है किसके टर्म्स में, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। फिर से ओम्स लॉ को ही हमें यूज करना है। P इक्वल टू वी आई सबसे पहले हमने डिराइव किया था, और यह को यहाँ पे स्मॉल आई, यहाँ पे कैपिटल आई लिख दिया। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमम बुक में आपको कैपिटल आई ही दिखेगा, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आई ले रहे हैं, बट स्मॉल आई भी आप अगर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। P इक्वल टू वी आई, हमें क्या चाहिए, V एंड R, मतलब I नहीं चाहिए, I को हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो हम फिर से ओम्स लॉ यहाँ पे जान रहे हैं, I को यहाँ पर से रिप्लेस करना है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू, और I के प्लेस पे आप लिख दोगे V बाई R। यहाँ पे V इंटू V करोगे तो V स्क्वायर बाई R, तो P यहाँ पर से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो हमने पावर के 3 फॉर्मूले को देखा है। कौन कौन से फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आई, नेक्स्ट है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड वन है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। मीन्स यहाँ पर से देख रहे हैं जो पावर होता है वो आपके रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसका कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करना, आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब इसके बाद देखो पावर वोल्टेज रेटिंग। अब ये पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन लेते हैं, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस को लेते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उस पर कुछ लिखा होता है, जैसे कि वाट और वोल्टेज के टर्म में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसी को हम जो लिखा होता है उसी को बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग। मतलब रेटिंग कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको इतना ही पावर की नीड है और इतने ही वोल्टेज पे वो वर्क करेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन पे मैक्सिमम केस में आपको 100 वॉट और 220 वोल्ट दिखा होगा। अब हो सकता हो चेंज हो जाए, माइनर चेंज हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में 100 वॉट 220 वोल्ट लिखा होगा या फिर इसके नियर अबाउट ही लिखा होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फैन प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए आपको 100 वॉट की नीड होगी, 100 वॉट के इलेक्ट्रिक पावर की नीड होगी, और 220 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है। सेम एज इलेक्ट्रिक हीटर पे जो रेटिंग होती है वो 1000 वॉट और 220 वोल्ट होता है। 1000 वॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर को 1000 वॉट की नीड है और 220 वोल्ट अब वोल्टेज की नीड है, ठीक है। हमने देख लिया कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वॉट होता है, बट जो वॉट होता है वो स्मॉल यूनिट होता है। तो अगर हमें ज़्यादा पावर की नीड है तो उसके प्लेस पे हम लार्जर यूनिट को यूज करेंगे, वॉट के पावर के लार्जर यूनिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लार्जर यूनिट को देख लेते हैं या बिगर यूनिट को देखते हैं। तो पावर के जो बिगर यूनिट होते हैं वो किलोवाट होते हैं, मेगावाट होते हैं, गीगावाट होते हैं। तो यहाँ पे पावर के साथ उसका रिलेशन भी चेक करते हैं कि क्या होता है। तो 1 किलोवाट, इसको कैपिटल के एंड कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 10 टू द पावर 3 वॉट।
मीन्स 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ वॉट। सेम 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10⁻6 वॉट। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में वॉट में ना देके मेगावाट किलोवाट के टर्म में दे देता है, बट आपको सॉल्यूशन तो किसके टर्म में लिखना है, एसआई यूनिट के टर्म में लिखना है, मीन्स वॉट के टर्म में लिखना है। तो आपको इनके बीच का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 गीगावाट। रिलेशन क्या होता है 1 गीगावाट इक्वल टू होता है 10⁹ वॉट। अब इसके बाद है हॉर्स पावर। ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर होता है। मीन्स प्रैक्टिकल हम मतलब कि कहीं वर्क हो रहा है तो वहां पे हॉर्स पावर का यूज करते हैं, पावर को हॉर्स पावर के टर्म में डिनोट करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद हमें जानना है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। मीन्स हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका जो पावर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर। मीन्स उसकी जो यूनिट होती है किलोवाट आवर। अब इसके बीच रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी है तो यानी इसका जो यूनिट होगा वो किस में होगा, जूल में होगा। इसीलिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आया कैसे है, तो उसको देखते हैं। देखो ये 1 किलोवाट आवर यानी यहाँ पे क्या है आपका किलोवाट है। एक मिनट पहले डिफिनीशन देखो। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, यानी वर्क इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ठीक, अगर वर्क जूल में है या फिर यहाँ से देख लो एसआई यूनिट के टर्म में अगर करेंगे, पावर को अगर वॉट में लिखते हैं तो वर्क को आपको जूल में लिखना होगा और टाइम को सेकंड में लिखना होगा। ठीक है, तो अगर वर्क जूल में है तो पावर किस में होना चाहिए, वॉट में होना चाहिए, और जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 1 वॉट सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। 1 जूल इक्वल टू हो गया 1 वॉट सेकंड। तो यहाँ पे भी देखो जूल के टर्म में है तो जो 1 किलोवाट आवर है इस किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना होगा और इस आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो 1 kilowatt आवर, पहले किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वॉट। मीन्स 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। अब 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं ये 3600 कैसे आया। 1 आवर है, 1 आवर को आप क्या लिख सकते हो 60 मिनट भी लिख सकते हो। अब इस 60 मिनट को 60 ऐसे ही रख दो। अब 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 60 सेकंड कर दो तो 60 इंटू 60 तो हो जाएगा आपका 3600 सेकंड। मीन्स 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 3600 सेकंड। यहाँ पे 3600 लिख देते हैं। थर्टी सिक्स इंटू 10⁵ जूल। अब साइंटिफिक फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है 1 पॉइंट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल से इसको और समझ लेते हैं जिससे आपका जो पावर का कॉन्सेप्ट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट। रेटेड 500 वॉट मतलब इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का जो पावर है वो कितना है 500 वॉट है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं P इक्वल टू 500। ऑपरेट 6 आवर पर डे
मतलब 1 डे में कितना आवर तक ऑपरेट हो रहा है, 6 आवर तक, यानी जो उसकी टाइम है वो कितना आ जाएगा, 6 आवर। ठीक, उसके बाद लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 डेज तक अगर इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना कॉस्ट हमें देना होगा, एट ₹4.5 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो क्या है, 4.5 रुपीज है, और 30 डेज तक हम इसे यूज कर रहे हैं तो कितना कॉस्ट हमें देना होगा, इस क्वेश्चन में यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, पहले 1 डे का निकाल लेते हैं, फिर 1 डे के बाद 30 डेज में देख लेते हैं कितनी किलोवाट आवर एनर्जी यूज की है, और जब हमें पता चल जाएगा तो जस्ट इसमें हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर इन 1 डे। 1 डे में रेफ्रिजरेटर कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी मतलब वॉट, एनर्जी हमें फाइंड करना है तो यानी पावर, देखो यहाँ पे लिखा ना, एनर्जी फाइंड करना है तो हो जाएगा आपका पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा 1 डे के लिए। तो 1 डे का कितना पावर है, 500 वॉट है, और टाइम कितना है, 6 आवर है। अब हमें जिसका कॉस्ट पड़ता है वो कितना है, 4.5 पर किलोवाट आवर, मतलब जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं उसे हमें किलोवाट आवर में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पावर गिवन है, यहाँ पे जो आपका पावर गिवन है वो किस में गिवन है, वॉट में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें किलोवाट में। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 500,000 से अगर डिवाइड करना होगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसको कट कर देंगे तो 3 किलोवाट आवर। अब ये आपका 1 डे का निकला है, तब 30 डेज का निकालना है तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। ये क्या हो जाएगा, आप 1 डेज का जो निकाल रहे हो उसी में 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 90 किलोवाट आवर। ठीक, अब टोटल कॉस्ट निकालना है, तो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 4.5 रुपीज़ है, तो 9 किलोवाट आवर का कॉस्ट क्या निकालना होगा, तो हम क्या कर देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 4.5, और यहाँ पे ये 4.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ₹405। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। 9 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करोगे तो ₹405 होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।